ग्रांट्स कितनी मिली वैसे? हम लोगों का टोटल इन्वेस्टमेंट जो अभी तक सैंक्शन हुआ है वो 40 लाख का हुआ है। उसमें से 25 लाख इन्वेस्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट से और 15 लाख का ग्रांट। उसमें कितना परसेंट इक्विटी है? जो 15 लाख ग्रांट है उसके अगेंस्ट जीरो इक्विटी है। मतलब वो 15 लाख आपको एज अ गिफ्ट है, उसको कुछ भी नहीं देना है आपको। हाँ, उसके बदले में कुछ नहीं देना, हमें बस काम करके दिखा रहे हैं। हाँ, क्योंकि इस सबसे फिर सरकार और सपोर्ट करता है फ्यूचर में। स्टार्ट इन इंडिया की जो स्कीम सबसे बड़ी ग्रांट की वो है 20 लाख रुपए की। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म यू चर्चा पर। आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे स्पेशल गेस्ट मिस्टर आरमान मल्होत्रा सर, जो कि एक स्टार्टअप के फाउंडर हैं हॉस्टल्स नियर मी। तो सर, हम सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहेंगे, आपका जो बिजनेस मॉडल या जो आपने स्टार्ट किया वो स्टार्टिंग कैसे रही आपके बिजनेस मॉडल की? तो मैं हूँ तो झांसी का ही। मैं जब अपने ग्रेजुएशन के लिए लखनऊ गया था पढ़ने के लिए 2017 में, तब मैंने इस प्रॉब्लम को फेस किया था फर्स्ट हैंड। तब मैं सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज से मैंने इस पे काम करना शुरू किया था। तो जनरली जो हर बच्चा जो चीज़ करता है, मैंने भी वही करी थी कि पहले लोकल रिलेटिव्स के थ्रू मैंने एक ब्रोकर हायर किया था। उस ब्रोकर के थ्रू मल्टीपल प्रॉपर्टीज देखी थी। फिर जब वो सेटिस्फैक्टरी नहीं लगी मुझे, तो फिर मैं इवेंचुअली जाके कॉलेज के हॉस्टल में शिफ्ट किया था। उसके बाद मैं वहाँ अपने सीनियर्स, अपने जूनियर्स और अपने पीएस से मिला था, जो आसपास से, लखनऊ के आसपास से आ रहे थे, जैसे कि लखीमपुर खेड़ी, गोरखपुर, बाराबंकी, इन सब जगहों से। और कुछ जो थे वो लोग एज फार एज बिहार से भी आ रहे थे पढ़ने के लिए। तो इन सब में कहीं ना कहीं ये लगा कि ये लोग यहाँ पे क्यों रह रहे हैं, कोई बाहर क्यों नहीं रह रहा है। तो फिर मैंने अपने आप में सोचा कि मैं भी यहाँ रह रहा हूँ, मैं क्यों बाहर नहीं रह रहा हूँ। फिर धीरे धीरे और आइडेंटिफाई किया उस प्रॉब्लम को, एंड समझ में आया फिर कि ये गैप एग्जिस्ट करता है। हाँ, एंड उसके बाद कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलके इस प्रॉब्लम पे काम करना सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज से शुरू किया था हम लोगों ने। तो आपकी स्कूलिंग कैसे रही, और स्कूलिंग के साथ साथ आपने ग्रेजुएशन कैसे रही, पोस्ट ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम के आप स्टूडेंट थे? तो थोड़ा सा आप उसके बारे में बताएं। तो स्कूलिंग मैंने अपनी यहाँ लोकली 8th क्लास तक RLPS से करी थी। एंड 8th क्लास में ही मैं फिर RNS वर्ल्ड स्कूल में स्विच कर लिया था। 12th तक मैं RNS वर्ल्ड स्कूल में रहा था। एंड 11th-12th में मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का था। फिर ग्रेजुएशन में मैंने BCom ऑनर्स किया था। लखनऊ यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेज है, नेशनल PG कॉलेज, वहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। एंड MBA मैंने अपना मास्टर्स NMIMS का डिस्टेंस प्रोग्राम होता है, उससे मैंने अपना MBA कंप्लीट किया। अच्छा, आप MBA, यानी कि आपका जो स्टार्टिंग या जो ग्रेजुएशन हुआ, आपकी जो पढ़ाई है वो बिजनेस से रिलेटेड ही थी। तो आपके मन में, जैसे कि आपने देखा कि सबसे पहले आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की कि आपके पास एक प्रॉब्लम थी कि आपको हॉस्टल्स नहीं मिल रहे थे। अब स्टार्टअप की तरफ आपका पहला कदम कैसा था? तो पहला कदम यही था कि मैंने अपने 2 फ्रेंड्स के साथ शुरू किया था इसको। तो हम लोगों ने पहले रिसर्च करते थे, कभी अपने जो हॉस्टल में जो मेरे हॉस्टल मेट्स थे उन सब से डिस्कशन किया कि अगर हम लोग ऐसा कुछ करते हैं या ऐसा कुछ अगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर एग्जिस्ट करता तो आप लोग यूज़ करते कि नहीं करते, और अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें क्या क्या फीचर्स, क्या क्या आपको सुविधाएं चाहिए होती है उस चीज़ में, उस फैसिलिटीज़ क्या क्या चाहिए होती हैं आपको। हम लोगों ने वैसे काम किया। फिर हम लोगों ने ऑनलाइन हम लोग नंबर्स निकालते थे प्रॉपर्टी ओनर्स के। हाँ, अगर वो भी बहुत कम मिलते थे ऑनलाइन, तो हम लोग मैं अपने जो फ्रेंड्स से शुरू में हम लोग जाके विजिट करते थे हर प्रॉपर्टी, एंड वहाँ हम लोग इंडिविजुअली सर्वे करते थे। तो मेरा जो पहले एक को फाउंडर था, तो वो लोकल लखनऊ का ही था, एंड एक बाराबंकी से आता था। तो हम लोग के पास स्कूटी का फैसिलिटी थी लखनऊ में। तो एक फाउंडर मेरा स्कूटी चलाता था और मैं पीछे बैठ के हॉस्टल्स की फोटो क्लिक करता था। फिर हम लोग उसकी लिस्ट बनाते थे, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स PG, बॉयज PG, गर्ल्स रूम, बॉयज रूम, ऐसे में सबकी बाइफरकेट करके फिर हम लोग वहाँ पे इंडिविजुअली बात करते थे। एंड हम लोग फिर मीटिंग सेटअप करते थे, फिर हम लोग मिलने जाते थे वहाँ पे। तो ऐसे में हम लोगों ने सर्वे भी किया प्रॉपर्टी ओनर्स का। तो अराउंड 90 से 90 टू 105 या 110 हॉस्टल ओनर्स से हम लोग मिले थे इस 1.5 साल के ड्यूरेशन में। तो आपने इतना सारा हार्डवर्क किया कि मतलब 90s हॉस्टल के पास जाना, उनसे बात करना, उनका नंबर निकालना, ये काफ़ी चैलेंजिंग था मतलब, और कह सकते थोड़ा इंटरेस्टिंग भी आपके लिए था। बिल्कुल इंटरेस्टिंग था, काफ़ी लर्निंग एक्सपीरियंस था ये, बिकॉज हर टाइप के अलग अलग लोगों से मिलना होता था इस वजह से। और प्रॉपर्टी ओनर्स जो होते हैं, जो हॉस्टल चलाते हैं, उनका प्राइमरी बिजनेस हॉस्टल नहीं होता है। वो लोग कई सारी चीज़ें एक साथ कर रहे होते हैं। तो कुछ का था कि वो लोग सब्जियों का भी काम करते हैं, कुछ का रेंटल प्रॉपर्टीज़ का काम रहता था, कुछ पॉलिटिक्स में थे।
तो इस सबसे अलग अलग लोगों से मिलने का मौका भी मिलता था, सबके पॉइंट ऑफ व्यू समझने का मौका मिलता था कि वो लोग, अगर वो उनके पास इतना बिजनेस सेटअप है ऑलरेडी, तो वो लोग इस बिजनेस में क्यों आए हैं, हॉस्टल वाला जो बिजनेस है उसमें क्यों आए हैं, कब से काम कर रहे हैं, आगे वो लोग क्या सोच रहे हैं इस बिजनेस को लेकर। तो आई थिंक इन सब से एक बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस डेवलप हो रहा था कि प्रॉपर्टी ओनर का मानसिक वो क्या रहता है, आइडियोलॉजी, कि हम लोग ये काम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो लोग मैनेज खुद करते कि नहीं करते थे, और अगर वो लोग खुद मैनेज करते थे या फिर वो लोग प्रॉपर्टी को लीज पे लेके चलाते थे, कैसे करते थे। तो इन सब से काफ़ी अच्छे अच्छे इंसाइट्स मिलते थे हम लोगों को। तो मतलब काफ़ी जो हार्डवर्क के साथ साथ आपको एक थॉट प्रोसेस भी मिल रहा था। जब आप 10 लोगों से मिल रहे थे तो कैसा लोगों का माइंडसेट रहता है, आप एक बिजनेस की तरफ अपने पहला कदम, माने कि आपने जो शुरुआत कहाँ से करी, लखनऊ से, यानी कि तो आपने लखनऊ से शुरुआत करी। तो सर इसके बाद जैसे आपने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर लिया, आपने हार्डवर्क कर लिया, आपने एक तरीके से इसको बारे में आपने पढ़ाई कर लिया एकदम से कि कैसे रिसर्च कर लिया आपने, तो इसके बाद आपने जो पहला कदम आपने रजिस्ट्रेशन करवाया, क्या करवाया आपने, उसको एक पहचान कैसे दिलवाई? तो इनिशियली तो हम लोग कॉलेज में थे, तो बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं थी कि कैसे इसमें काम किया जाता है, क्या लीगल कॉम्प्लाइंसेस होते हैं। तो जीएसटी का बस पता था कि अगर कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है तो जीएसटी करा के हम लोग कंपनी रन कर सकते हैं अपनी। बट जीएसटी के भी कॉम्प्लाइंसेस बहुत अच्छे से नहीं पता थे। तो हम लोग के जो एक को फाउंडर था इनिशियली, वो सीए बैकग्राउंड का था, वो मतलब पढ़ाई कर रहा था सीए की वो। तो उसके थ्रू हम लोगों ने एक सीए से मिले, मीटिंग सेटअप करी एंड सीए एंड जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने का सोचा हम लोगों ने पहले। बट इतनी नॉलेज नहीं थी कि अगर वो कर लेंगे तो हर महीने कॉम्प्लाइंसेस जाएंगे जीएसटी के, निल के भी जाते हैं, अगर आपका रेवेन्यू हो रहा है तो भी जाते हैं, नहीं हो रहा है तो भी जाते हैं। तो इतना नॉलेज नहीं था। तो फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स उसमें आती रही, कारणवश हम लोग फिर उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए जीएसटी रजिस्ट्रेशन को। तो हम लोगों ने इनिशियली फिर बिना रजिस्ट्रेशन के ही ऑपरेट किया था हम लोगों ने। हाँ, फिर हम लोगों ने काफ़ी टाइम लगा था एंड लास्ट ईयर मार्च में हम लोगों ने अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया है प्राइवेट लिमिटेड में। 2024 लास्ट ईयर मार्च 2024 में हम लोगों ने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी है प्राइवेट लिमिटेड में। देखा जाए तो कंपनी स्टार्ट करना कोई मतलब जिसमें कितनी कई सारी चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि आपको देख के भी लग रहा है कि काफ़ी चैलेंजेस आए। तो अगर आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि अगर कोई, जैसे मान लीजिए मेरा छोटा भाई है और उसके मन में काफ़ी सारे आइडियाज चलते रहते हैं, तो अब मान लीजिए वो खुद का एक स्टार्टअप रन करना चाहता है, तो उसकी क्या जर्नी रहनी चाहिए और किस तरीके से क्या प्रोसेस होना चाहिए? आई थिंक आइडियाज़ तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट मेन होता है एग्जीक्यूशन, कि आप उस चीज़ पे काम एक्चुअली में कैसे कर रहे हो। तो जर्नी ऐसी होनी चाहिए कि आप जिस भी चीज़ को सॉल्व करने का सोच रहे हो तो आपको पहले उस पर रिसर्च बहुत अच्छे से करनी चाहिए एंड कि कितने प्लेयर्स हैं उस मार्केट में, कितने प्लेयर्स हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, उनका बिजनेस मॉडल कैसा है, उनके रिव्यूज़ कैसे हैं कस्टमर्स के। और अगर उस सेगमेंट में जिसमें आप कुछ बनाने का सोच रहे हो, अगर वहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन क्यों नहीं है, कि इंडिया में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है भारत में, अगर बट बाहर करता है तो ऐसा क्यों है, बाहर क्यों करता है, यहाँ क्यों नहीं करता है, एंड वाइस वर्सा। यस, केस स्टडीज मतलब। हाँ, ये सब बहुत ज़रूरी होता है, बुक्स पढ़ना इसमें बहुत अच्छा एक वो आ जाता है। डिज्नी के जो एक्स सीईओ हैं रॉबर्ट आइगर, अभी तो वो वापस नए टेन्योर में आए हैं, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी ऑटोबायोग्राफी लिखी है अपनी, द राइड ऑफ अ लाइफ टाइम, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी जर्नी शोकेस करी हुई है कि कैसे वो डिज्नी के सीईओ बने थे, उन्होंने कैसे मार्वल एक्वायर किया, पिक्सार एक्वायर किया, लूकस फिल्म एक्वायर किया, 20th सेंचुरी फॉक्स एक्वायर किया, और काफ़ी उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ का भी शेयर किया है उस बुक में। डिज्नी वर्ल्ड जो बनाते हैं, जापान में बना रहे थे वो लोग, उसके उन्होंने जर्नी शेयर करी है। तो आई थिंक ये सब चीज़ें पढ़ के बहुत हेल्प मिलती है एंड साथ ही साथ ऑनलाइन भी आप काफ़ी सारे केस स्टडीज़ पढ़ सकते हो, सक्सेस स्टोरीज, फेलियर स्टोरीज पढ़ सकते हो कि कोई अगर फेल हुआ है तो क्यों हुआ है। हाँ, कि अगर कोई सक्सीड हुआ है अगर, तो उसमें और फेल वाले में क्या डिफरेंस है दोनों लोगों में। तो आई थिंक इन सब चीज़ों से बहुत हेल्प मिलती है। तो अगर ऐसा बात करी जाए, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, किसी अगर आप मैदान में अगर आप पहुंच रहे हैं तो उस जंग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपका दुश्मन किस तरीके का है और आपके पास क्या पावर है। पता चला कि हम लड़ने गए हैं और हमारे पास हथियार ही हमारे फेल हो रहे हैं। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि नॉर्मल सा, कि ऐसी कुछ बुक सजेस्ट करिए कि जिससे कि मतलब एक जैसे माइंडसेट उस तरीके का डेवलप हो सके या उसके बारे में जानकारी मिल सके, किसी केस स्टडीज पढ़ सके। तो एक 2-3 बुक आप थोड़ा सजेस्ट करें। आई थिंक एक जो मैंने अभी बोली, द राइड ऑफ अ लाइफ टाइम, रॉबर्ट आइगर की जो ऑटोबायोग्राफी है वो,
एक मुझे बड़ी पसंद है बुक द कंपाउंड इफेक्ट, डैरेन हार्डी की है। मैं क्योंकि ज़्यादातर सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ता हूँ या मैं पढ़ता हूँ बिजनेस बुक्स, फिक्शन मैं नहीं पढ़ता हूँ बहुत ज़्यादा। तो नॉवेल्स वगैरह जैसे हो गई ये सब मैं ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ। तो डैरेन हार्डी की द कंपाउंड इफेक्ट, द राइड ऑफ अ लाइफ टाइम हुई, एंड स्टीव जॉब्स की जो बायोग्राफी है वॉल्टर आइजैक्सन ने लिखी हुई है, वो स्टीव जॉब्स के नाम से ही है। तो इन बुक से मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब आप कह रहे हैं कि जैसे नॉवेल्स पढ़ने में और जो आप फ्रिक्शन नॉन फ्रिक्शन या जो भी है, तो आप को जो अगर बिजनेस की अगर आपको बात करनी है, आप बिजनेस पे अगर आप काम कर रहे हैं, तो ये सारी बुक से आपको ये माइंडसेट पता चलेगा कि लोग जो कंपनीज फेल हुई तो क्यों हुई, पास हुई तो पास कैसे हुई, और आप क्या नया कर सकते हैं। जैसे कि आपने मुझे एक बार बुक सजेस्ट करी थी 0 to 1, मैंने उसमें देखा तो उसमें एक लाइन थी जैसे उन्होंने बोला कि जैसे मार्क जुकरबर्ग है, उन्होंने एक बार फेसबुक बना दी तो वो दोबारा आप उनसे कहेंगे कि बिजनेस फेसबुक जैसा आप बनाना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो फेसबुक जैसा दोबारा नहीं बनाना चाहेंगे। स्टीव जॉब्स एप्पल उन्होंने बनाया, क्या वो एप्पल जैसा कोई दोबारा दूसरा प्रोडक्ट बनाना चाहेंगे? वो नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ वो हर बार आप क्या नया सोच सकते हैं और क्या ला सकते हैं और आपका एग्जीक्यूशन कैसा है ये डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें नॉलेज हमें सारी बुक से मिल सकती है। सो मेरा पॉइंट ये है अब आपसे कि आपने सबसे पहले आपने प्रॉब्लम देखी, आपने उसको हार्डवर्क किया, आपने स्टडी किया, उसके बाद आपने जो रजिस्टर करवाया होगा, आपने जो पहचान दिलवाई, तो उसका क्या प्रोसेस रहा आपने अपने स्टार्टअप का? तो जैसा मैंने बोला, हम लोगों ने इनिशियली काफ़ी टाइम तक बिना रजिस्टर्ड कंपनी के हम लोग उस पर ही चलते थे। तो उसमें दिक्कतें भी काफ़ी आती हैं अगर आप एक एंटिटी के फॉर्म में नहीं काम कर रहे हो, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम किसी मार्केट में निकले हो तो ऐसा भी होता है कि लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। तो हम लोगों के साथ भी इनिशियली होता था कि कुछ बुकिंग्स हम लोगों को मिलती थी तो वो बुकिंग्स बाईपास हो जाती थी। बाईपास इन द सेंस कि हम लोग कमीशन या जो हम लोग चार्ज करते हैं हम लोग नहीं कर पाते थे, बिकॉज हम लोग का कुछ प्रॉपर पेपर वर्क सेट नहीं था, कुछ फ्रेमवर्क नहीं था हम लोगों का फॉर्मल कुछ भी। तो इनिशियली वो सब चीज़ें भी हुई थी। तो लास्ट ईयर मेरे को एक कॉन्टैक्ट के थ्रू बेसिक का रेफरेंस मिला था, शशांक सर का, काव्या सर का। तो उसमें फिर मेरी काव्या सर से मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने पूरा मुझे गाइड किया था अच्छे से कि कंपनी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी क्यों है। एंड बेसिक का उन्होंने फिर मुझे बताया था कि बेसिक ने हम लोगों को पूरा सपोर्ट किया है कंपनी रजिस्ट्रेशन में, फर्स्टली। फिर स्टार्ट इन इंडिया DPIIT जैसे कहते हैं उसके रजिस्ट्रेशन में, स्टार्ट इन UP और MSME। तो ये 4 रजिस्ट्रेशन में हम लोगों को 100% सपोर्ट किया हुआ है बेसिक ने। तो आपको बता दें कि बेसिक यानी कि बिजनेस एक्टिव स्टार्टअप एंड काउंसिल, ये इसका फुल फॉर्म है। बेसिक यानी कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की एक ऐसा डिपार्टमेंट है, अगर आपके माइंड में कोई ऐसा स्टार्टअप चल रहा है और अगर आपको उसके लिए जानकारी चाहिए, आपको उसमें रिसर्च करनी है, आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, तो जैसे आज सर ने बताया कि जो काव्या सर ने आपकी हेल्प करी, तो बता दें कि बेसिक आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, आपको गाइडेंस प्रोवाइड कराता है, आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है। तो सर थोड़ा सा मैं डिटेल में आपसे पूछना चाहूँगा कि जो बेसिक एक तरीके का इंक्यूबेशन सेंटर है, तो क्या रोल है इंक्यूबेशन सेंटर का? तो आई थिंक इंक्यूबेशन सेंटर एक बहुत ही मेजर रोल प्ले कर सकते हैं किसी भी स्टार्टअप की जर्नी में। जैसे मैं अपना बहुत अच्छा एग्जांपल रहेगा किसी को भी इंक्यूबेशन सेंटर का वो बताने के लिए, यूज़ केस बताने के लिए, क्योंकि जैसे जब मैंने शुरू किया था तब ये सब कुछ होता नहीं था, इंक्यूबेशन सेंटर्स वगैरह का कुछ सिस्टम नहीं था उस टाइम पे। तो मैं थोड़ा सा क्लूलेस रहता था कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। एंड उसके बाद जब गवर्नमेंट ने सबको स्कीम्स को एक्टिव किया, तो उसके बाद जब बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए इंक्यूबेशन सेंटर्स होना ऑल ओवर दी कंट्री, तो ये लोग क्या करते हैं जनरली एज एन अर्ली स्टेज स्टार्टअप आपको नर्चर करते हैं, आपको गाइड करते हैं, आपको मेंटरशिप देते हैं, एंड आपको कई सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स फंडिंग सपोर्ट में भी हेल्प करते हैं। फंडिंग सपोर्ट जैसे मतलब जैसे कि जो ग्रांट्स होते हैं गवर्नमेंट के, अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, लोन्स अलग चीज़ होती है। लोन्स होता है जो आपको रिटर्न करना पड़ता है, और ग्रांट एक सॉर्ट में गिफ्ट होता है आपको, जो सरकार देती है आपकी कैपेबिलिटी चेक करने के बाद कि आप इसके लायक हो कि नहीं हो, फिर आपको गवर्नमेंट ग्रांट देती है। गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब कि आप अपना स्टार्टअप रन कर रहे हैं, इसके मालिक आप हैं, और लेकिन सरकार आपको सिर्फ गिफ्ट दे रही है क्योंकि आपने एक ऐसे आइडिया पे काम किया है जो कि मतलब लोगों की सॉल्विंग है, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, तो ये एक तरीके की गिफ्ट है। बिल्कुल। हाँ, इसमें उसमें मतलब इनका क्या फायदा रहता है जो सरकार दे रही है, या फिर तो कोई किस बेस पे देती है या किस बेस पे देती है, तो वो उसका क्या पॉइंट है? तो आई थिंक 2 टाइप के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, अगर इसकी बात करें तो 2 टाइप के फंडिंग होते हैं, एक होता है प्राइवेट
और एक होता है सरकारी। तो प्राइवेट फंड जो होता है ना, वो रहता है जो प्रॉपर एंजल इन्वेस्टर्स देते हैं, या जो HNIs होते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, या जो VCs देते हैं, VC मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं, तो वो लोग जो देते हैं, ये पार्टीज देती हैं प्राइवेट फंड, जो खुद का पैसा देती हैं, आप में इन्वेस्ट करती हैं अगेंस्ट समथिंग, अगेंस्ट या तो इक्विटी हो सकता है कि कंपनी में हिस्सेदारी ले ली, या फिर हो सकता है कि आपको डेट के फॉर्म में दे दिया, आपको लोन के फॉर्म में दे दिया, तो ये होता है प्राइवेट फंड। अब गवर्नमेंट फंड जो होता है ना, उसमें रहता है ग्रांट्स का ये मतलब होता है कि सरकार आपकी कैपेबिलिटी चेक कर रही है कि आप किस आइडिया पे काम कर रहे हो, आपका एग्जीक्यूशन कैसा है, आप खुद कैसे हो, फिर आपको अगर सरकार आपके काम से सेटिस्फाइड है तो वो आपको ग्रांट देता है मतलब वो पैसा होता है जो आपको रिटर्न नहीं करना पड़ता है, एज अ गिफ्ट आपको देती है सरकार उस चीज पे काम करने के लिए, उसको और इम्प्रूव करने के लिए। इसका लिमिट कितना मिल सकता है, पैसा कितना गिफ्ट देती है? तो बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, स्टार्ट इन इंडिया की भी काफ़ी स्कीम्स हैं, और हम लोग यूपी में बैठे हुए हैं तो स्टार्ट इन यूपी की भी बहुत सारी स्कीम्स हैं। तो स्टार्ट इन इंडिया की जो स्कीम सबसे बड़ी ग्रांट की वो है 20 लाख रुपए की, वो सरकार देता है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट देता है टू बी प्रिसाइज, और वो आपको मिलता है, एक आपको इंटरव्यू देना पड़ता है, आपकी टीम के साथ इंटरव्यू रहता है, उसमें कुछ एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, कुछ प्रोफेसर्स होते हैं IITs IIMs के, सरकारी ऑफिशियल्स होते हैं। तो इंटरव्यू ऑनलाइन है ऑफलाइन? ऑनलाइन होता है। तो इसके लिए मतलब कैसे रजिस्टर करना होता है, कैसे उनसे मिलना होता है, और आपको कितना ग्रांट मिला है? तो स्टार्ट इन इंडिया की जो वेबसाइट होती है उस पर आपको जाना पड़ता है, इस स्पेसिफिकली इस ग्रांट के लिए। स्टार्ट इन इंडिया का जो ग्रांट होता है 20 लाख वाला, इसके लिए आपको उसकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा एंड आपको पूरा फॉर्म फिल आउट करना पड़ेगा उसमें। फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, अगर उनकी टीम को आपका आइडिया फॉर्म बेस पढ़ के सही लगा, फिर आपका इंटरव्यू होता है एंड इंटरव्यू में आपने अगर ठीक से सब कुछ कर लिया, अपनी क्वेश्चनिंग अच्छे से दे दी, अगर पैनल को लगा कि आप जो बात कर रहे हो या फिर आप जो बिल्ड कर रहे हो वो उन लोगों के हिसाब से थोड़ा सा फ्रूटफुल है, या फिर उन लोगों के हिसाब से कुछ एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो आप, तो फिर वो आपको सैंक्शन कर देगा ग्रांट। तो हम लोगों को अभी तक जितना इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने रेज किया है वो पूरा सरकारी पैसा ही रहा है। हम लोगों को अभी तक सेंट्रल और ये तो बहुत अच्छी बात है सर कि मतलब आपको पूरा सारा पैसा सरकारी मिला और आपको इतनी बड़ी ग्रांट्स मिली है। आपको ग्रांट्स कितनी मिली वैसे? हम लोगों का टोटल इन्वेस्टमेंट जो अभी तक सैंक्शन हुआ है वो 40 लाख का हुआ है, उसमें से 25 लाख इन्वेस्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट से और 15 लाख का ग्रांट। उसमें कितना % इक्विटी है? जो 15 लाख ग्रांट है उसके अगेंस्ट तो 0 इक्विटी है। मतलब वो 15 लाख आपको एज अ गिफ्ट है, उसको कुछ भी नहीं देना है आपको? हाँ, उसके बदले में कुछ नहीं देना, हमें बस काम करके दिखाना है। हाँ, क्योंकि इस सबसे फिर सरकार और सपोर्ट करता है फ्यूचर में। और जो 25 लाख का जो वो है उसके बदले हमने 3% इक्विटी दी हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम। इक्विटी मतलब? इक्विटी का मतलब होता है कि आपकी कंपनी में हिस्सेदारी होती है 0 से लेकर 100 तक की। तो उसमें से हमने 3% अपना हिस्सा, कंपनी का जो 3% हिस्सा है वो हमने एक गवर्नमेंट एजेंसी को दिया हुआ है। यानी कि अगर बात करूँ, और मैं जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड स्टार्टअप से रिलेटेड नहीं है, तो मेरा क्वेश्चन सर ऐसे रहेंगे, जैसे आपके जो 40 लाख का ग्रांट मिला है, 15 का ग्रांट, अच्छा 25 इन्वेस्टमेंट, 15 आपका ग्रांट है और 25 इन्वेस्टमेंट है। तो जो 3% आपको जो देना है, तो वो प्रॉफिट में से देना है या आपको अपने इसी 3% में से देते रहना है? किस तरीके से उनको आपको देना है? अब ये वो तो रॉयल्टी होती है जो आप कह रहे हो 3% प्रॉफिट का। ये जो होता है ये जब साल के एंड में जब बुक्स बनती हैं कंपनी की, जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है मार्च में, और जब उसकी कंपनी की बुक्स बनती है, बैलेंस शीट निकल के आती है, उसके बाद जिसका कंपनी में जितना स्टेक होता है उस हिसाब से कंपनी के रेवेन्यूज में से उसको पैसा मिलता है। तो क्या आपको जो पिच करने में आपको कैसे मतलब सजेशन, क्योंकि आप भी अगर जब स्टार्टिंग फेज में जब रहे होंगे तो आपको पिच करने में, आपको ग्रांट्स लेने में एक बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, तो आप कैसे वहां तक पहुंचे, पिच के जो BC के पास पहुंचे, आप किस तरीके से, आपको ये जर्नी कैसे है, इसको थोड़ा सा आप एलैबोरेट करें। तो आई थिंक मैंने फर्स्ट टाइम पिच किया था जब मैं 19 साल का था। IIT कानपुर में एक इवेंट हुआ था स्टार्टअप जलसा करके। स्टार्टअप जलसा? हाँ, तो वहाँ पे उन लोगों ने 1 मिनट का टाइम दिया था कि आपको 1 मिनट में कंपनी को पिच करना है, एंड उनका एक ही राउंड था कि अगर हमें पसंद आया तो हम आपको धर्मशाला बुलाएंगे, वहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट का पूरा रहेगा और बढ़िया से नेटवर्किंग इवेंट्स होंगे। तो तब मैंने किया था, आई थिंक 2018 या 19 की बात है ये, 2018 की बात है ये। तब मैंने वहाँ पे पिच किया था फर्स्ट टाइम IIT कानपुर में, एंड उस टाइम पे कोई फ्रेमवर्क तो नहीं पता था, तो यूट्यूब से देख के मैं सीखता था कि कैसे पिचिंग करी जाती है।
उसमें जो जो मैंने इंटरनेशनल वो देखे थे, जैसे मैं शार्क टैंक तो काफ़ी टाइम से देखता आ रहा हूँ यूएस वाला, तो वो मैंने जितना देखा था उसका मुझे कुछ आइडिया था। और जो पिचेस मैंने ऑनलाइन देखी हुई थी, यूट्यूब पे जो पिचेस देखता था मैं, उन सबका मुझे जितना भी आइडिया था, तो उन सब के रेफरेंस के हिसाब से मैंने फिर पिच किया था वहाँ पे। फिर उसके बाद भी काफ़ी जगह पिच किया था। 2022 से मैंने फिर नहीं सॉरी 2023 से अच्छे से फिर मैंने पिच करना शुरू किया। बट इनिशियली मैं तब गलती क्या कर रहा था 2023 से पिच करने में, कि मैं सीधा सीधा वीसी फर्म्स को पिच कर रहा था। तो वीसी फर्म्स जो होती हैं उनको एक रेफरेंस की ज़रूरत होती है कि अगर आप कहीं पिच कर रहे हो एंड अगर आप खुद से चले गए तो वो लोग एंटरटेन नहीं करते हैं बहुत जल्दी। उनको चाहिए कोई रेफरेंस, या इंक्यूबेशन सेंटर इंक्यूबेशन सेंटर भी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है जो आपकी एक तरीके से वो लगा दे, हाजिरी टाइप कर दे कि ये बंदा को मैं जानता हूँ, ये सही है, ये अच्छा है, ये काम जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, तो आप उसको सपोर्ट करो। लेकिन किसी का बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, किसी के यहाँ तक लिंक पहुँच जाए, तो उसके लिए मतलब कह सकते हैं कि जो सपोर्ट है वो इंक्यूबेशन सेंटर का वहाँ से। हाँ, अगर आपके पास ऐसा कोई नेटवर्क नहीं बना हुआ है प्रॉपर, ऐसा कि आपके कॉन्टैक्ट्स नहीं है बहुत सारे वीसी फर्म्स तक, अगर आप खुद से शुरू कर रहे हो स्क्रैच से, तो आप फिर किसी इंक्यूबेशन सेंटर के थ्रू इंक्यूबेट होके बिल्कुल इस चीज़ पे वर्कआउट कर सकते हो। इसमें पूरे में फिर इंक्यूबेशन सेंटर का रोल प्ले होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सर को भी कितना हेल्प मिला इंक्यूबेशन सेंटर से। तो अगर आप भी जुड़ना चाहें तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में एक बेसिक सेंटर चलता है, तो आप भी उसमें कनेक्ट हो सकते हैं। तो उसमें आपको गाइडेंस मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। तो आप कहीं के भी हो, भले ही आप विश्वविद्यालय के छात्र हो अथवा नहीं हो, लेकिन आपको ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। तो माननीय कुलपति जी प्रोफेसर मुकेश पांडे सर का भी बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने इस पहल को रखा और हमारे विश्वविद्यालय में, हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में बेसिक सेंटर जैसी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करवाया। बात कर लेते हैं कि आपकी इंस्पिरेशन क्या है, कौन है आपके इंस्पिरेशन? तो आई थिंक मैं जब 8th क्लास में था तब मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, काफ़ी ब्रीफ सी डॉक्यूमेंट्री थी स्टीव जॉब्स के ऊपर, हिस्ट्री टीवी पे। इसका नाम था स्टीव जॉब्स द बिलियन डॉलर हिप्पी। तो उस टाइम पे इस पूरे सेंटेंस का मुझे तुक समझ में नहीं आया था, इसका मतलब क्या हुआ, हिप्पी का, बिलियन डॉलर का क्या मतलब होता है इन सब चीज़ों का। तो वो देख के मुझे थोड़ा अपलिफ्टिंग लगा एंड बहुत इंस्पिरेशनल लगी मेरे को वो पूरी डॉक्यूमेंट्री की। इसमें पूरी जर्नी दिखाई गई थी स्टीव जॉब्स की, कि कैसे अपनी स्क्रैच से शुरू किया एंड टीम बनाई, उसके बाद फिर कंपनी में ग्रो किया, कंपनी से निकाल दिया गया, फिर कंपनी में वापस वो आए, फिर एप्पल को कहाँ से कहाँ लेके गए। क्योंकि आई थिंक 1998 में जब स्टीव जॉब्स वापस आए थे एप्पल में, उस टाइम पे एप्पल एकदम बैंकरप्ट होने वाला था एंड उस टाइम पे बिल गेट्स की इमेज बहुत गंदी थी माइक्रोसॉफ्ट में। तो स्टीव जॉब्स ने बिल गेट्स को कन्विंस किया था कि तुम मेरी कंपनी में पैसा लगाओ और अपनी इमेज ठीक करो। तो मैक वर्ल्ड करके जो इवेंट होता है एप्पल का, उसमें जब स्टीव जॉब्स स्टेज पे गया था तो उसने बोला था कि हमारे पास एक नया इन्वेस्टर है। तो पूरा क्राउड बहुत क्यूरियस हो गया था कि कौन इन्वेस्टर है नया जो एप्पल को बैंकरप्सी से बचाएगा। तभी उस टाइम पे वीडियो कॉल के थ्रू बिल गेट्स आ गए स्क्रीन पे और सब लोग बू करने लगे बिल गेट्स को, क्योंकि उस टाइम पे बहुत गंदी इमेज बन गई थी बिल गेट्स की। उसी के बाद फिर बिल गेट्स ने फिलांथ्रोपी शुरू करी अपनी वाइफ के साथ और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन शुरू करी थी अपनी इमेज अच्छी करने के लिए। तो आई थिंक स्टीव जॉब्स से मैं काफ़ी हद तक इंस्पायर रहा हूँ, काफ़ी सारी चीज़ों में, प्रोफेशनली भी एंड पर्सनल एस्पेक्ट्स में भी। जैसे कि जब उन्होंने बैंकरप्सी से एकदम निकाल दिया एप्पल को, एकदम 0 to एकदम नेक्स्ट लेवल पे ले गए उसके बाद, एंड कैसे आईफोन किया, फिर मैक निकाला, आईपैड निकाला, आईपॉड निकाला एंड आईट्यून्स स्पेशली। आई थिंक आईट्यून्स एक फॉरगॉटन वंडर है टेक वर्ल्ड में, क्योंकि अब यूट्यूब म्यूजिक यूज़ करते हैं लोग, स्पॉटिफाई करते हैं एंड बहुत सारे स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर्स जो हैं गानों के। बट आईट्यून्स ने जब शुरू किया था इस पूरे को, तो वो बहुत रेवोल्यूशनरी चीज़ थी। भाई आपको पहले पूरी एल्बम खरीदनी पड़ती थी एक मूवी की, एक गाना सुनने के लिए। अगर कोई मूवी आई है, सपोज करो पहले ब्लफ मास्टर एक मूवी आई थी, आपको उसकी अगर एक गाना सुनना है आपको पूरी उसकी एल्बम खरीदनी पड़ेगी। बट आईट्यून्स ने उसे किया कि आप पर गाने के हिसाब से खरीद सकते हो आप। तो 19 रुपए का, 9 रुपए का, 12 रुपए का एक गाना उस टाइम पे आईट्यून्स ने शुरू किया था फिर। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ थी। फिर उसके बाद आईपॉड आया, आईपॉड नैनो आया, आईपॉड टच आया,
फिर आईपैड आया, आईफोन, तो इन सब से बहुत ही रेवोल्यूशनाइज हुए ये वाली पूरी इंडस्ट्री, स्मार्टफोन वाली और टेक वाली। जैसे आज देखा जाए कि जो एप्पल कंपनी है जो आज इतने अपने चरम पर है, या जो देखा जाए जो आज इस टाइम पे इतनी स्टेब्लिश है और हर कोई उसका मतलब ब्रांड है वो एक तरीके से, तो एक टाइम पे ऐसा भी फेज आया कि वो मतलब डाउन चली गई, करप्ट हो गई, दिवालिया घोषित हो गई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो कह सकते हैं कि अगर जो काम तो इसमें अगर मैं पूछूं कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या उन्होंने मतलब आपने स्टडी करा होगा, तो ऐसा क्या हुआ कि वो वहां से उठ के पहले करप्ट हुआ, फिर कैसे उठ के उनकी ऊंचाई कुछ हुआ, तो कैसा क्या उनका मंत्र था, क्या कुछ आपने स्टडी किया हो? तो आई थिंक कंपनी ने अपना डायरेक्शन कहीं ना कहीं खो दिया था जब स्टीव जॉब्स को निकाला गया था कंपनी से। उसके बाद फिर कंपनी का डायरेक्शन चला गया था, एंड जो लीडर्स थे उस टाइम पे, सीईओज थे, तो मार्केटिंग का एक पर्सन था, वो कंपनी का सीईओ बन गया था। तो उनका टेक बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं था, उसका टेक में इंटरेस्ट नहीं था। जॉन स्कली जो बंदा था, पर्सन था उस टाइम पे, तो उसका काफ़ी इफेक्ट पड़ता लीडरशिप का। करेक्ट लीडरशिप ना हो अगर, तो उसका असर बहुत पड़ता है। उसके बाद फिर जॉन स्कली ने छोड़ दिया था, फिर 2 सीईओज और आए थे बीच में, बट कोई ना कोई जो थे वो डायरेक्शन नहीं फाइंड कर पाए। वो लोग कुछ भी प्रोडक्ट्स निकाले जा रहे थे। जब स्टीव जॉब्स को जब बुलाया गया था, तो पहले उन्हें एज एन इंटरिम सीईओ बुलाया गया था टेम्पररी बेसिस पे। तो जितने भी प्रोडक्ट्स थे उस टाइम पे जिन पे एप्पल काम कर रहा था, उन्होंने सबको बंद कर दिया था कि किसी भी सब जिस पे काम चल रहा है सब बंद करो, और पूरी टीम से आइडियाज लिए थे, आप लोग क्या रखते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। तो जॉनी आइव करके जो डिजाइनर था लीड एप्पल के, उन्होंने फिर एक iMac का सजेशन दिया था, जो ट्रांसपेरेंट कंप्यूटर पहले, हाँ पहले जो कंप्यूटर आते थे या तो काले रंग के आते थे या क्रीम कलर के आते थे, जैसे हम लोगों ने बचपन से अपने कंप्यूटर लैब्स में देखा है स्कूल में। तो जोनाथन आइव ने एक डिजाइन दिया था जो ट्रांसपेरेंट कंप्यूटर था, कि आप अंदर देख सकते हो कैसे उसके इंटरनल पार्ट्स हैं, मदरबोर्ड कैसा है उसका। तो आई थिंक उसको फिर जब एप्पल ने निकाला 98 में 99 में, उससे फिर एक छलांग मिली एप्पल को, एंड उसके बाद फिर ग्रोथ बढ़ती गई एप्पल। मतलब पहले जो प्रोडक्ट था, मतलब अगर ऐसा कोई का नॉर्मल पर्सन होता है तो वो कहता है कि भाई जो चल रहा है उसमें मॉडिफिकेशन कर दो, पहले उन्होंने पूरा बंद ही कर दिया। पूरा जितने भी चीजों पे काम हो रहा था सबको बंद करा दिया गया कि नया हम लोग नया से स्क्रैच से शुरू करेंगे। तो सब कुछ बंद कर दिए गए थे, सारे प्रोडक्ट्स। उसमें नया तरीके से उसको फिर स्टार्ट किया, और फिर उन्होंने एक सही स्ट्रेटजी के साथ में और सही टीम वर्क के साथ में, और जी तो उसके बाद फिर उनकी ऊंचाइयां छुई उन्होंने। एग्जैक्टली। सो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है टीम को लेके, कि क्या रोल है टीम का और क्या रोल है, तो वो चीज़ थोड़ा। आई थिंक लीडरशिप बहुत ज़रूरी होती है, सही डायरेक्शन में काम करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना फिर आप बस करते ही जाओगे और कुछ बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे मेरे एक मैथ्स के सर थे जब मैं 9th क्लास में था, तो वो एक बड़ा अच्छा वो शेयर करते थे कि आप ये दीवार पे खड़े हो जाओ, आप दीवार के आगे, और उसे धक्का देते रहो, 4 घंटे धक्का देते रहो, आप 8 घंटे धक्का देते रहो, थक जाओगे मगर हिलेगी नहीं। और कोई आपसे पूछेगा कर क्या रहे हो, आप कहोगे मेहनत तो कर रहा हूँ, बट दिस इज नॉट द राइट डायरेक्शन। आप कर रहे हो बट डायरेक्शन सही नहीं है ना, डायरेक्शन सही, दीवार हिला ही नहीं हिलेगी। तो वो बहुत अच्छा उन्होंने, नासिर खान सर जो थे, उन्होंने बड़ा अच्छा वो शेयर किया था, मैं 9th में था, तो वो बहुत मुझे इंस्पिरेशनल अभी भी लगता है। तो डायरेक्शन बहुत जरूरी है, एंड यही चीज इंक्यूबेशन सेंटर्स भी कहीं ना कहीं प्ले करते हैं। जी। तो अब मैं थोड़ा सा अब आपके बिजनेस को और आपके स्टार्टअप था जो आपका बिजनेस है यानी कि, तो उसमें थोड़ा बात कर लेता हूँ कि आपका जो बिजनेस मॉडल है वो, या जो बिजनेस है आपका, वो लोगों को किस तरीके से प्रॉब्लम का उनको कैसे सॉल्यूशन देता है, और आप कैसे उसमें एक रोल निभा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा आप बताएं। श्योर। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हॉस्टल बुक करने का जो पूरा प्रोसेस होता है, हम लोग उसे पूरी तरह ऑनलाइन ले आते हैं। तो बच्चे अभी क्या करते हैं, या तो किसी ब्रोकर के थ्रू हॉस्टल ढूंढते हैं, कॉलेज के एलुमनाई ग्रुप्स के थ्रू ढूंढते हैं, एलुमनाई सीनियर्स से बात करते हैं, या कॉलेज के फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़ते हैं और वहाँ से कोई हॉस्टल ढूंढते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में ना ऑप्शंस बहुत कम होते हैं, रिसोर्सेज बहुत स्पेंड होती हैं, और इसमें आपको कोई ढंग का रिजल्ट मिलना बहुत जल्दी बहुत मुश्किल होता है। तो हम लोग इस सारे ब्रोकरेज को, हर चीज़ को एलिमिनेट कर देते हैं, और पूरा हॉस्टल बुक करने का प्रोसेस हम लोग ऑनलाइन ले आते हैं। तो बेसिकली हम लोग एयरबीएनबी बना रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। एयरबीएनबी स्टूडेंट्स के लिए, एयरबीएनबी ट्रैवलर्स की एक प्लेटफॉर्म है, जिसमें ट्रैवलर्स ऑनलाइन जगह बुक कर सकते हैं टेम्पररी बेसिस पे। मान लीजिए मैं अगर लखनऊ का छात्र हूँ और मुझे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है, अब मुझे रूम की थोड़ी समस्या आ रही है क्योंकि मेरी लिंक्स नहीं है। मैं तो जस्ट 12th पास आउट बच्चा हूँ, नए शहर जा रहा हूँ,
तो अब मुझे चाहिए है तो मैं अब सीधा फ़ोन उठाऊंगा और हॉस्टल्स नियर मी .in मैं सर्च करूंगा, तो ये सारी चीज़ें क्या अभी मैं बुक कर सकता हूँ या फिर आपका बिजनेस या जो कब बच्चा बुक कर सकता है इसको? तो बच्चा कभी भी बुक कर सकता है। उस पे हम लोगों ने अलग अलग बजट के हॉस्टल्स डाले हुए हैं। सबसे सस्ता जो हॉस्टल 2,500 महीने का है और सबसे प्रीमियम है वो है 15,000 रुपये महीने पर मंथ का रूम? हाँ, तो इस पूरे बजट के बीच में आप अपने हिसाब से बुक कर सकते हो, सुविधाएं देखते तो क्या अभी बुक कर सकते हैं? अभी चल रहा है या फिर अभी आने वाला है? उसमें कैसे सर्च कर सकते हैं, तो थोड़ा बताएं आप प्रोसेस। तो आप इस पे वेबसाइट के थ्रू जाके बुक कर सकते हो, hostelnearme.in पे जाके एंड अपना अकाउंट बना सकते हो आप, या फिर आप इंस्टा पेज पे भी हम लोगों को फॉलो कर सकते हो, वहाँ से भी आप हम लोगों को डीएम करके बुक कर सकते हो। तो इस तरीके से तो मतलब ये एक तरीके से क्या है, हॉस्टल सारा मतलब बच्चों का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो अगर मैं बात करूं कि आपका जो बिज़नेस है तो आपका क्या फ्यूचर प्लान्स है? फ्यूचर प्लान्स के बारे में थोड़ा बताएं कि आप आने वाले 5 सालों में अपने जो बिज़नेस को कहाँ देखना चाहेंगे और क्या आपका फ्यूचर प्लान्स है? तो अभी हम लोग 2 शहरों में काम कर रहे हैं, लखनऊ और झांसी में, एंड आई थिंक अगले 5 साल में हम लोग अपनी टीम बड़ी करके हम लोग और शहरों में एक्सपैंड करना चाहते हैं एंड काफ़ी हम लोग वैल्यूएशन भी अपनी बढ़ानी चाहते हैं एंड अवार्ड्स मिले हम लोगों को अच्छे। रिसेंटली हम लोगों का फोर्ब्स मैगजीन में भी एक प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ है हम लोगों का। फोर्ब्स का एक प्रोग्राम होता है सिलेक्ट 200, जिसमें वो ऑल ओवर द प्लैनेट केवल 200 कंपनीज चुनते हैं और उनको अपनी मैगजीन में फीचर करते हैं। तो उसमें भी हम लोग चल रहे हैं, लास्ट राउंड में आ गए हम लोग उसके, उसमें भी हम लोगों की बात चल रही है एंड तो ऐसे ही हम लोग ये भी चाहेंगे कुछ हम लोग को अवार्ड्स मिलते रहें ऐसे बहुत अच्छे प्रेस्टिजियस जगहों से, एंड उसके साथ साथ वैल्यूएशन बढ़े, टीम बढ़े, इम्पैक्ट पड़े लोगों पे, सबसे बड़ी चीज़ वो, एंड रेवेन्यू भी अच्छा आता रहे। सर चलिए सर, तो आज बहुत अच्छा लगा कि आपने बहुत प्रेरणादायक तरीके से आपने सारी चीज़ों को बताया कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कैसे वो स्टार्टअप को रन कर सकता है, और आप जो बिजनेस पे आप काम कर रहे हैं कि लोगों को जो क्या प्रॉब्लम्स उसके लिए आप सॉल्यूशन दे रहे हैं। जैसे कि हमारा यूथ चर्चा प्लेटफॉर्म भी मतलब जो लोगों की जो क्या यूथ को क्या प्रॉब्लम्स आ रही है उसके सॉल्यूशन को भी ढूंढने का प्रयास कर रही है, जिसमें से एक आपका जो आप जैसे हॉस्टल नियर मी करके आप लोगों की सॉल्व कर रहे हैं। हम यूथ को लेके कि यूथ की क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या उसको विचारों में, क्या गाइडेंस को लेके, कि जैसे कि इस माध्यम से भी कि गाइडेंस को लेके जैसे स्टार्टअप करना चाहता बच्चा, तो आज हमारे एक्सपर्ट थे अरमान मल्होत्रा सर, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से बताया। तो हम भी ऐसे ही पॉडकास्ट के साथ आगे भी मिलते रहेंगे, हर एक एक्सपर्ट के साथ हर एक सेक्टर में। तो चलिए, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को कर दीजिए लाइक, और कोई भी आपको जो जानकारी चाहिए हो वो वेबसाइट के थ्रू और हमारे कमेंट्स के थ्रू आप उसको सॉल्व करवा सकते हैं, प्रॉब्लम्स को आप शेयर कर सकते हैं। हम लोग जल्दी ही आपसे कांटेक्ट करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।